हाँ तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसको। इसमें कहा गया है कि ये जब 5 का क्वेश्चन नंबर गए हैं, इसमें इसने कहा है कि सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन की अभिक्रिया लिखिए। तो नाभिकीय संलयन जो सूर्य में होता है उसमें 4 प्रोटॉन होते हैं और ये 4 प्रोटॉन मिलके बनाते हैं एक तो हीलियम नाभिक, 2 पॉजिट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन का सूत्र है, 2 न्यूट्रिनो और 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। तो ये तो हमारा पहला आंसर हो गया। फिर कह रहा है कि सूर्य के 1 किलोग्राम हाइड्रोजन के संलयन से मुक्त ऊर्जा ज्ञात करो। तो अब देखो आप, अब इसमें देखो 1 2 3 4 प्रोटॉन मिल रहे हैं, तो 4 प्रोटॉन से उत्पन्न ऊर्जा, कितनी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है? 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए एक प्रोटॉन से कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 26.7/4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप जानते हैं अवोगाद्रो के सिद्धांत से कि 1 ग्राम परमाणु में, किसी पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु में जो नाभिकों की संख्या होती है वो होती है 6.023 गुणा 10⁻23। 1 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे? 1 ग्राम में इतने होंगे, तो 1 किलोग्राम में कितने नाभिक हो जाएंगे? 6.023 गुणा 10⁻26। अब आप ये देखिए कि हाइड्रोजन में एक नाभिक में एक ही प्रोटॉन होता है, अतः सूर्य के 1 किलोग्राम हाइड्रोजन से उत्पन्न कुल ऊर्जा। अब देखो कितने नाभिक है, कितने प्रोटॉन है? 1 किलोग्राम में कितने प्रोटॉन, जितने नाभिक है उतने प्रोटॉन है, तो कितने प्रोटॉन है? 6.023 गुणा 10⁻26 और एक प्रोटॉन इतनी ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो इन दोनों की आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 4.02 गुणा 10⁻27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ये आपका आंसर आ गया। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें कह रहा है कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसमें लाइमन श्रेणी और बामर श्रेणी की प्रथम तरंगदैर्घ्य लिखो। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो तरंगदैर्घ्य का सूत्र होता है, और ये लिखना भी है हमें रिडबर्ग नियतांक के पदों में, वो ये होता है 1/n1² - 1/n2²। अब जो लाइमन श्रेणी है बेटे, उसमें प्रथम जो ऊर्जा स्तर होता है वो 1 होता है, इसमें प्रथम ऊर्जा स्तर 2 होता है। इसके बाद का ऊर्जा स्तर इसमें, इससे बाद 2 3 4 कोई भी हो सकता है, इसमें भी 3 4 5 कोई भी हो सकता है, क्योंकि पहला तो 2 हो गया तो उसके बाद 3 4 5। अब ये पूछ रहा है इनकी फर्स्ट लाइन बतानी है, इसकी फर्स्ट लाइन बतानी है और इसकी भी फर्स्ट लाइन बतानी है, प्रथम रेखा। और ध्यान रखेंगे जो फर्स्ट लाइन होती है वही सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य होती है। तो आपको अगर पूछेगा दीर्घतम तरंगदैर्घ्य तब भी यही है। तो फर्स्ट लाइन के लिए n1 को 1 रखेंगे, तो लाइमन श्रेणी के लिए 1/λL लिख देता हूँ मैं इसको। तो n1 की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, तो r × 1/1 माइनस n2, ये प्रथम रेखा है तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से λL जो है वो आपके पास आ जाएगा 4/3r। सोल्व कर लेना। ऐसे ही इसमें 1/λB फॉर बामर श्रेणी के लिखेंगे, n1 की जगह 2 रखेंगे, 2 का वर्ग 4 और n2 की जगह 3 रखेंगे, 3 का वर्ग 9। इसको हल करेंगे तो यहाँ से बामर श्रेणी की जो प्रथम रेखा या दीर्घतम तरंगदैर्घ्य आ जाएगी 36/5r। और इसने यही पूछा है, इसके ही पदों में पूछा है, मतलब जिसमें r का मान नहीं रखना हमें। अब पूछ रहा है इन दोनों का अनुपात भी ज्ञात करो, दीर्घतम तरंगदैर्घ्यों का अनुपात। तो λL/λB मतलब लाइमन और बामर की श्रेणियों के प्रथम रेखाओं का अनुपात। तो 4/3r, ये तो ये होगी, और इसके लिए कितना आ गया? 36/5r। अब देखो 4 9 36, r से r कैंसिल हो गया, 5 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा और 9 तिया 27। तो कितना अनुपात आ गया? 5/27। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, अब खंड हमारा हो गया शुरू ये, और खंड यह में क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 6। इसमें कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक स्थापित करो। अब ये मैंने पहले से करा रखा है, ये होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, इसने कहा है कि एक संधारित्र है जिसकी धारिता 100 माइक्रोफैरेड है और प्लेटों के बीच का वोल्टेज 400 वोल्ट है। अब ये कह रहा है कि जो प्लेटों के बीच की दूरी है उसको आधा कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप सूत्र देखोगे, प्लेटों के बीच की दूरी को आधा करने से, अगर प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दूंगा तो ये धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर इसमें प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया, प्लेटों के बीच की दूरी कितना कर दिया, आधा कर दिया, तो धारिता पे क्या फर्क पड़ेगा। अब दूरी को अगर आधा करोगे, क्योंकि दूरी को घटाने से धारिता बढ़ रही है, तो दूरी को आप 1/3 करोगे 3 गुना बढ़ जाएगी, आधा करोगे 2 गुना बढ़ जाएगी, तो नई धारिता कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो 2 गुना 100 कितना आ गया, 200 माइक्रोफैरेड। दूसरी बात, वोल्टेज का सूत्र ही होता है, आप जानते हो, ये पढ़ा हुआ आपने। वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा, वोल्टेज में अगर दूरी घटाओगे तो वोल्टेज भी घटेगा। नया वोल्टेज, जैसे दूरी को आप आधा करोगे तो वोल्टेज भी नया आधा हो जाएगा। तो धारिता बढ़ती है लेकिन वोल्टेज घटती है, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, 400/2 या 200 वोल्ट। तो अब ये पूछ रहा है ऐसा करने पर ऊर्जा में कितनी हानि होगी, तो हमें ऊर्जा में हानि निकालनी है। ठीक है, तो हम इसमें ऊर्जा में हानि निकाल लेंगे। तो ऊर्जा में हानि कितनी आ जाएगी, प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा। ठीक है, इसे माइक्रोफैरेड को भी चेंज कर लेना, इसको 100 माइक्रोफैरेड को चेंज करोगे तो 10⁻⁻4 फैरेड आएगा। इसको भी चेंज करोगे तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁻4 फैरेड। चलो जी, ऊर्जा निकाल लेते हैं। 1/2 CV² और बाद में होगी 1/2 C⁻V²। 1/2 कॉमन आ गया। C कितना है, C पहले 10⁻⁻4, V², इसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 16 और 4 बार 0, माइनस बाद में कितनी बेटे, C' कितना बेटा, 2 × 10⁻⁻4 और V' ये है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 4 और 4 बार 0। और इस पूरे को आप सोल्व कर लेंगे तो ऊर्जा का जो अंतर है वो कितना आएगा, यहाँ से आप देखिएगा, इसमें 10⁻4 और -4 कैंसिल, यहाँ पे -4 और 4 कैंसिल, तो यहाँ बच गया 16 खाली, 16 बच जाएगा। ये 10⁻1 2 3 4 से 10⁻⁻4 कैंसिल हो जाएंगी, इसमें भी 10⁻1 2 3 4 से -4 कैंसिल हो जाएंगे, तो 16 - 4 दूनी 8, तो ये आ गया 1/2 × 8, और इसे कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 4 जूल की ऊर्जा आ जाएगी। प्लेटों के बीच की ऊर्जा 4 जूल। इसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 6 का ही हम अथवा करते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 6 का ही अथवा। ठीक है, इसका अथवा देख लेते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं, अथवा देख लेते हैं। इसका जो अथवा है उसमें इसने कहा है कि गॉस की प्रमेय लिखो। तो गॉस की प्रमेय पहले करा चुका हूँ, इसे नहीं बताऊंगा। अब एक चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, ये भी करा चुका हूँ, मतलब एक ही क्वेश्चन में दे रखे हैं। गॉस की प्रमेय लिखो, अनंत विस्तार की चादर के लिए के समीप तीव्रता का व्यंजक सिद्ध करो। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन बता रखा, ये कह रहा है खोखला बेलन है और खोखले बेलन में जो वक्र पृष्ठ है इसके अंदर आवेश है Q, और जो वक्र पृष्ठ है, वक्र मतलब जैसे पेन है ना, ये पेन का ये वाला जो एरिया है इसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो वक्र पृष्ठ से यहाँ से जो फ्लक्स गुजर रहा है वो फाई दे रखा है, तो वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई है। तो ये पूछ रहा है कि समतल पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो ये हो गया समतल पृष्ठ और दूसरा समतल पृष्ठ हो गया ये, तो इधर का फ्लक्स मान लो φ1, क्योंकि ये भी ऐसा ही है तो इसका फ्लक्स भी हो जाएगा φ1। तो गॉस की जो प्रमेय होती है, गॉस की प्रमेय से जो कुल फ्लक्स होता है वो होता है आवेश बटे एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ कुल फ्लक्स देखो 3 हो गए, कौन सा, एक तो हो गया φ1, इधर का φ1 हो गया, तो ये हो गया 2φ1, और ये वक्र पृष्ठ का हो गया φ बराबर इतना आ गया। तो यहाँ से 2φ1 कितना आ गया, Q/ε0 इन -φ। तो यही पूछ रखा है इसने कि एक बताओ कोई सा, मतलब φ1 बताओ,
तो फाई 1 हो जाएगा 1/2 Q/ε0 माइनस फाई। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो छठा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम 7वां देख लेते हैं। 7वें क्वेश्चन में क्या रहा है, अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दो। तो अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है कि ये परिभाषा पहले बता चुका हूं मैं। अन्योन्य प्रेरकत्व, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, सूत्र ये होता है, देखो m बराबर N2 φ2 अपॉन I1। मतलब ये ऐसा होता है कि एक कुंडली ये है और दूसरी कुंडली ये है। तो अगर इस कुंडली में धारा बदलेंगे, हम फ्लक्स बदलेंगे इस कुंडली का, जैसे इस कुंडली में धारा परिवर्तित होगी तो फ्लक्स बदलेगा, तो इस वाली कुंडली में EMF उत्पन्न होगा। तो एक कुंडली कहलाती है प्राथमिक और एक कहलाती है द्वितीयक। तो दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र ये होता है। तो इसकी परिभाषा ये होती है कि किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली में जो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या होती है उसको हम दोनों के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है, जो सिद्ध करना है, दो समाक्ष परिणालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरक गुणांक का व्यंजक स्थापित करो। समाक्ष मतलब जैसे मान लो एक परिणालिका ये है, तो एक परिणालिका इसके ही समाक्ष, मतलब यही अक्ष है, ऐसे ही है बिल्कुल इसके अंदर रखी जैसे ये। तो दो परिणालिका मान ली हमने, ये समाक्ष परिणालिका मान ली, और जो ये अंदर जो परिणालिका है ये ऐसे, इस पर तो मान लिया विद्युत का बह रही है, कितनी I1 धारा इसमें बह रही है, ठीक है। और इसमें कितने फेरे हैं मान लेते हैं हम, इस वाली कुंडली में जो अंदर वाली है ना, ये अंदर वाली जो परिणालिका है, इसमें फेरे मान लेते हैं हम कितने हैं, N1। ये परिणालिका अंदर वाली, इसको मान लिया हमने परिणालिका को कि ये हमारी AB, और बाहर की परिणालिका दूसरी होगी CD। इसमें जो बाहर वाली परिणालिका है इसमें जो है हमने फेरे मान लिए कितने हैं, N2 हैं। इसमें भी फेरे हैं, जो बाहर वाली परिणालिका है इस पे भी ऐसे तार के फेरे हैं, ठीक है। तो इनके बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक कितना होगा, ये लिखा हुआ है N2 φ2 अपॉन I1। इन दोनों के बीच में इतना अन्योन्य प्रेरण गुणांक होगा। अब ये जो हमारे पास में डेटा है, इन दोनों के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक का डेटा इतना आ गया, इन दोनों के बीच में इतना अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, ठीक है। अब ये जो दूसरी कुंडली है इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है, फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, फ्लक्स का सूत्र होता है B × A, ठीक है। अब दूसरी कुंडली में जो फ्लक्स होगा वो किसकी वजह से गुजरेगा, दूसरी कुंडली में जो फ्लक्स गुजरेगा वो पहली कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र की वजह से गुजरेगा, ठीक है। और जो दूसरी कुंडली होगी उसमें ये जितना फ्लक्स है ये एक फेरे का फ्लक्स है, कुल फेरे कितने हैं, N2। तो दूसरी कुंडली का टोटल फ्लक्स हो गया N2B1A। अब यहाँ पे N2B1, अब ये बेटे क्या दे रखी है, परिणालिका। अब धारावाही परिणालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र जानते हो तुम, ये होता है μ0n × I × A। A मतलब एरिया, इस पॉइंट को A' मान लो, कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो A इसका हमने एरिया माना हुआ है। पहली कुंडली का फ्लक्स है तो पहली कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र, तो फेरे भी पहली कुंडली के आ जाएंगे और धारा भी पहली कुंडली की आ जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। तो N2 × μ0, अब पहली कुंडली में ये क्या है, एकांक लंबाई के फेरे, ये हो जाएंगे N1 बटे पहली कुंडली की लंबाई मान लो कितनी है, L है, ठीक है। अब इस पूरे सूत्र को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो μ0 N1 N2 I1 A अपॉन L, और ये मान उठा के आप इसमें, ये वाला मान उठा के आप यहाँ पे रख सकते हैं इसमें, ठीक है। जो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की जो संख्या उसमें रख सकते हो, मतलब M वाले फॉर्मूले में। तो M वाले फॉर्मूले में हम ये यहाँ पे मान इसमें से रखेंगे तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा जो फॉर्मूला है μ0, ये फॉर्मूला लिख देते हैं, इसमें क्या आएगा, μ0 N1 N2 I1 A अपॉन L अपॉन करंट कितनी है, I1, यहाँ पे I1 है तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन इसने पूछ रखा है कि यदि दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक 1.5 हो, ठीक है, और एक कुंडली में 0.5 सेकंड में समय दे दिया, 0.5 सेकंड, धारा जो है वो जीरो से और 20 एम्पियर तक बदल जाती है। मतलब पहले 0 थी और फिर कितनी रहती है, 20 एम्पियर। तो ये पूछ रहा है
तो दूसरी कुंडली में कितना ईएमएफ उत्पन्न होगा, तो ईएमएफ का सूत्र होता है माइनस का एम इंटू डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। तो माइनस का एम कितना है 1.5, डेल्टा आई कितना हो जाएगा बेटा, डेल्टा आई हो जाएगा जो प्रारंभिक धारा है माइनस अंतिम धारा, और बटे डेल्टा टी कितना हो गया 0.5। तो ये कितना होगा, ये आ जाएगा माइनस का, ये से कैंसिल हो गया, 5 या 15, तो माइनस का 3 इंटू 0 माइनस 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 60 वोल्ट। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 पूरा हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा इसी पेज के पीछे कर देता हूँ मैं। हाँ जी, 7 का अथवा देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा, इसमें कह रहा है एक श्रेणी अनुनादी परिपथ में आवर्ती परिवर्तन तथा धारा परिवर्तन का वक्र दर्शाइए। तो श्रेणी अनुनादी परिपथ जो होता है बेटा, श्रेणी अनुनादी परिपथ में जो आवर्ती का वक्र होता है वह ऐसा होता है, बेल शेप वक्र होता है ये, ठीक है। धारा के साथ जो आवर्ती के परिवर्तन का वक्र होता है वह ऐसा होता है। इसमें जो ये वाला, ये क्या होता है, करंट बढ़ती है, पहले बढ़ते बढ़ते फिर मैक्सिमम होती है, फिर एकदम से घटने लगती है। तो ये वाला जो पॉइंट होता है जिसपे अधिकतम धारा होती है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, जिसपे धारा कैसी है, अधिकतम है। तो अधिकतम धारा की स्थिति में जो आवर्ती होती है वो, ये वाली जो आवर्ती होती है, इस केस में इस आवर्ती को हम अनुनाद आवर्ती कहते हैं। तो अनुनाद आवर्ती वह आवर्ती है जिस पे धारा अधिकतम होती है। तो धारा और आवर्ती के बीच का ग्राफ है, ये इसने पूछा है। फिर इसने पूछा है इसमें कि एक रेडियो 800 किलोहर्ट्ज से 1200 किलोहर्ट्ज की आवर्ती के एक बैंड में समस्वरित की ट्यून की गई है। तो कहाँ से कहाँ तक आवर्ती है बेटे, पहली आवर्ती कितनी है 800 किलोहर्ट्ज से 1200 किलोहर्ट्ज, तो प्रारंभिक आवर्ती है, अंतिम आवर्ती ये है। तो पूछ रहा है कि इसे ऐसे एसी परिपथ में जिसका 200 माइक्रो हेनरी का स्वप्रेरण गुणांक हो, उसके लिए जो संधारित्र यूज होगा उस संधारित्र की धारिता का परास ज्ञात करना है। मतलब अधिक धारिता कितनी, अधिकतम कितनी होगी और न्यूनतम कितनी होगी। आप अनुनाद आवर्ती का सूत्र जानते हैं, देखो ये सूत्र होता है अनुनाद आवर्ती का, ठीक है। अब इस अनुनाद आवर्ती के सूत्र में दोनों तरफ का वर्ग कर दो आप, ये सॉरी अनवर्क करोगे तो यहाँ पे ये वर्गमूल हट जाएगा। यहाँ से c का मान कितना आएगा 1/4 पाई स्क्वायर l इंटू एफ स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि f के मान रखने हैं। जब f का मान आप जानते हैं यहाँ पे c और f एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, f सबसे कम होगा तो आवर्ती सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे f1 बराबर 800 किलोहर्ट्ज, जब आप इसमें रखोगे तो जो c1 पहली जो तरंग जो पहला संधारित्र आ जाएगा, पहली जो धारिता आ जाएगी वो आ जाएगी 4 पाई स्क्वायर इंटू एल कितना है 200 माइक्रो हेनरी, मतलब 10 की घात -6, ठीक है, गुणा एफ स्क्वायर, एफ कितना है 800 किलो हर्ट्ज, किलो मतलब 10 की घात 3 और इसका हो रहा है स्क्वायर। इस पूरे को आप हल कर लेंगे। इस पूरे को जब आप हल करेंगे तो इसको हल करने के बाद आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा 198 इंटू 10⁻⁻12 हर्ट्ज। ऐसे ही फिर इसमें तुम F2 कितना रखोगे 1200 किलो हर्ट्ज, फिर C2 निकाल लोगे तो C2 उस केस में आएगा आपका 88 गुणा 10 की घात -12 हर्ट्ज, मतलब माइक्रोफेरेड, 12 मतलब फेरेड। तो इसका जो परास आ गया कहाँ से आ गया 88, इसको पी को बोलते हैं, पीको फेरेड से लेकर 198 पीको फेरेड तक। तो इस तरंग इस मतलब धारिता के इस परास के संधारित्र का हमें यूज इसमें करना पड़ेगा। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर
7। अब 8वां देखो, इसमें कह रहा है व्यतिकरण किसे कहते हैं, ये पढ़ा रखा है तो ये आप वहाँ से देख लेंगे। 8वें का 7 में ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन मतलब इसके दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है ये कोर्स में नहीं, देखो स्टार लगा हुआ है, इससे नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल और ध्रुवण तल की परिभाषा दीजिए। ध्रुवित प्रकाश का जो कंपन तल होता है, मान लो ऐसे कंपन कर रहे हैं प्रकाश के वेक्टर, तो कंपन तल बेटे वो होता है जिस तल में कंपन करते हैं, जिस तल में प्रकाश के वेक्टर के कंपन होते हैं उसको कंपन तल कहते हैं। और रही बात ध्रुवण तल की, तो ध्रुवण तल वो होता है जिसमें जो कंपन तल के लंबवत होता है। तो समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल के लंबवत जो तल स्थित होता है उसको हम ध्रुवण तल बोलते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन, इस क्वेश्चन के साथ एक न्यूमेरिकल दे रखा है उसको देख लेते हैं क्या है। तो न्यूमेरिकल में इसने कहा है कि P1 और P2 दो हमारे पास पोलरॉइड हैं और ये लंबवत रखे हैं, तो ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। ठीक है, और इस पे अध्रुवित प्रकाश पड़ रहा है जिसकी आवृत्ति I0 है, जिसकी तीव्रता I0 है, ये अध्रुवित प्रकाश है। तो देखो सीधी बात है, अध्रुवित प्रकाश जब कहीं से निकलेगा तो P1 से जो निर्गत प्रकाश होगा, अध्रुवित प्रकाश जब किसी भी पोलरॉइड से निकलता है तो उसकी जो तीव्रता होती है वो हमेशा आधी हो जाती है। तो कितनी हो जाएगी, I0/2। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अध्रुवित प्रकाश, क्योंकि P1 पे कैसा प्रकाश आ रहा है अध्रुवित, तो यहाँ तीव्रता कितनी रह जाएगी, आधी रह जाएगी। तो ये तो बिल्कुल पहली बात होगी। दूसरी बात ये कह रहा है इन दोनों के बीच में एक तीसरा पोलरॉइड रखा गया है P3, और P3 को ऐसा रखा गया है कि जो इसकी अक्ष है P1 की, वो P3 की अक्ष से कितने डिग्री पर है, 45 पे। तो निश्चित बात रूप से यहाँ से इसकी अक्ष से भी कोण जो इसका हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, 45। मतलब P1 और P3 के बीच का एंगल कितना है, 45 डिग्री, और P3 और P2 के बीच का एंगल भी कितना है, 45 डिग्री। अब पूछ रहा है कि सबसे बताओ तीव्रता कितनी होगी प्रकाश की, तो P1 से तो पता ही चल गया। अब जैसे P3 से निकालनी है, P3 से निर्गत, अब तीव्रता का जो सूत्र होगा, यहाँ P3 से जो तीव्रता निकलेगी, मान लो यहाँ पे जो प्रकाश निकल रहा है उसकी तीव्रता मान लो कितनी है, I" है। ठीक है, I" बराबर क्या सूत्र होता है, आपतित प्रकाश की तीव्रता इंटू cos स्क्वायर थीटा, थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री। अब I0/2, cos 45 होता है 1/√2, इसका हो रहा है स्क्वायर, I0/2 1/2 आ जाएगा, I0/4। तो उत्तर कितना हो गया, किसका नियम लगाया, मेलस का नियम, ये नियम मेलस का नियम है। ऐसे P2 से निकाल सकते हो, P2 से निर्गत, P2 से निकलने वाले प्रकाश को मान लो I"। ठीक है, कितना होगा, जितना इस पे आया है I" इंटू cos स्क्वायर थीटा कितना होगा, 45। अब I" कितना ही लिखा ऊपर, I0/4 इंटू cos स्क्वायर 45, तो I0/4 cos स्क्वायर 45 1/2 आ जाएगा, तो I0/8। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का आरेख खींचे और उसकी कार्यविधि लिखिए। ये हमने आपको करा रखा है क्वेश्चन, तो इसको दोबारा से नहीं बताएंगे। एक क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल दे रखा है, किसको देख लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में इसने एक चित्र दिया है ऐसे, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। ठीक, ऐसे। तो ये 1 2 3 प्रतिरोध है, एक बैटरी है 6 वोल्ट की, और इनका इसने कहा है कि जो डायोड है, डायोड का जो प्रतिरोध है वो 50 ओम है, लेकिन अग्र अभिनति में है। ये कहे में है, अग्र अभिनति में डायोड का जो प्रतिरोध है वो 50 ओम है, पर पश्च अभिनति में अनंत है। तो इसने पूछा है कि दिए गए चित्र में 200 ओम के प्रतिरोध में धारा ज्ञात करो। अब आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ये बैटरी का माइनस है, अब ये माइनस इधर जुड़ा है प्लस से, ये ट्राइंगल इसमें प्लस होता है, और ये माइनस इधर जुड़ा है माइनस से, तो यहाँ माइनस को माइनस मिला है, तो ये चला गया फॉरवर्ड बायस में और ये चला गया रिवर्स बायस में। तो ऐसे में क्या होगा, जो करंट आएगी रिवर्स बायस में करंट नहीं बहती है, तो केवल उसी वाले डायोड से करंट जाएगी जो फॉरवर्ड बायस में है। तो ये हमारा एक चित्र बन गया। अब इस चित्र में तुम्हें धारा निकालनी है। अब धारा क्या होती है, ईएमएफ, मतलब 6 वोल्ट,
ईएमएफ बटे कुल प्रतिरोध होता है ना, तो ईएमएफ कितना हो गया 6, कुल प्रतिरोध। अब देखो आप, इसका तो काम ही खत्म हो गया। अब ये और ये 3 प्रतिरोध हो गए। एक तो इसका प्रतिरोध कितना हो गया 50, इसका कितना हो गया 250, और इसका कितना हो गया 200। और आप ये भी देख लो कि जितनी धारा इसमें जा रही है वही इसमें जा रही है और वही इसमें जा रही है, तो इसमें धारा निकालनी तो पूरे परिपथ में निकालनी पड़ेगी। तो हल करेंगे तो कितना आएगा 6 बटे ये हो गया बेटे 500। इसको हल करोगे तो 1.2 गुणा 10 की घात -2 एम्पियर की धारा इसमें जाएगी। ठीक है, इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर स्टार लगा हुआ है, ये हमारे कोर्स में नहीं है। तो 2020 के हम 3 सेट हल कर चुके हैं। अब 2021 में पेपर नहीं हुए थे बोर्ड के, क्योंकि ये कोरोना काल के समय की बात है, ये कोरोना आ गया था उस समय। तो अब इससे अगली जो वीडियो हम बनाएंगे वो 2022 के सेट की बनाएंगे। 2022 के हम 3 सेट हल करेंगे, फिर 2023 के 3 सेट हल करेंगे। तो आप सभी लोग लगे रहें, तैयारी करते रहें, और जो भी प्रश्न आपके हों कमेंट में ज़रूर पूछें। इस वीडियो के लिए इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं। थैंक यू।